कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हाँ, मृदा की लवणीयता बढ़ जाती है वाष्पीकरण ज्यादा होने से और शुष्क मृदा जैसी मृदा बनती है। उसके बाद आप बताइए कि जलवायु, अच्छा, उच्च तापमान और उच्च वर्षा, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल से हाँ, उससे ह्यूमस नष्ट हो जाता है, बनता है और नष्ट होता रहता है। और फिर उसके बाद हमने रिलीफ फीचर्स किए थे। उच्चावच किस चीज को प्रभावित करते हैं? मृदा की परत को, संचय को, अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को। और फिर उसके बाद आप बताओ, टाइम, समय के साथ मृदा में क्या आती है? परिपक्वता, मैच्योरिटी। समय परिपक्वता का निर्धारण करता है। जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर किसका डिसाइड करते हैं? मृदा की उत्पादकता, उपजाऊ है होगी मृदा या नहीं होगी, ये डिसाइड होता है जैव पदार्थों से, ऑर्गेनिक मैटर से। अच्छा, ये सब करने के बाद हमने 8 प्रकार की भारत में मृदाएं देखी थी। 8 टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या पाया जाता है? एनपीके का कॉमन रेशियो, नाइट्रोजन कम, फॉस्फोरस और पोटाश और ह्यूमस कम। वैसे आइडियल रेशियो, अनुकूल अनुपात होना चाहिए 4:1 एनपीके का। इंडिया की सॉइल में सब में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम है और पोटैश की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, ये बताओ फास्फोरस किस में ज्यादा है? शुष्क मृदा में, एरिड सॉइल में ज्यादा है। और ह्यूमस किस में ज्यादा है? पीट में मृदा में। और सब कुछ किस में कम है? लेटेराइट मृदा में। और इसके बेसिस में हमने कुछ सॉइल्स की थी। कहां तक कर ली? लेटेराइट तक कर ली, शुष्क भी कर लिया हमने। अच्छा, जलोढ़ मृदा में बताओ, जलोढ़ मृदा में मृदा परिच्छेदिका बनती है, एलुवियल सॉइल। मैच्योर सॉइल है या नहीं है? नहीं है। और इसके कारण कैसे होते हैं? जल ग्रहण क्षमता, और इसीलिए ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। और इसके 2 उप प्रकार हैं, सब टाइप, खादर और बांगर। और बताइए, ये जो सॉइल है जलोढ़ मृदा, इसमें और क्या किया था हमने? हाँ, एनपीके का रेशो वही है। हाँ, निक्षेपण मृदा। और इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा 40% से भी ज्यादा क्षेत्र में। उसके बाद आप बताओ, हमने की थी काली मृदा, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। एनपीके का रेशियो तो यही है, यही कम ज्यादा वाली चीज है। और ये बताइए, इसके अलावा इस सॉइल में क्या है? माली तत्व, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, लाइम और आयरन एलिमेंट्स, लौह तत्व। और इस मृदा में एक खास क्वालिटी है, ये बहुत बारीक कणों वाली, मृणमय, क्लेई सॉइल। उससे क्या होता है? हाँ, इसको जल ग्रहण करने में और छोड़ने में टाइम लगता है। एक बार अगर ये ग्रहण कर ले तो ये छोड़ती नहीं है, इसीलिए इसकी जल धारण क्षमता ज्यादा है। सबसे ज्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है इस सॉइल की। और ये मिट्टी शुष्क ऋतु में भी फसलों को नमी उपलब्ध करवा पाती है। अच्छा, ये सॉइल जो है, इसके अलग अलग नाम बताओ। रेगुर, कपासी मृदा, और हाँ, स्वतः जुताई वाली मृदा। क्योंकि शुष्क ऋतु में इसमें क्या बनती है? ड्राई सीजन में दरारें बनती हैं, क्रैक्स बनती हैं। इंडिया में ज्यादातर कहाँ है ये सॉइल? हाँ, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। मेनली कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। हाँ, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर लाल पीली मृदा की थी। रेड येलो सॉइल कैसे बनती है? आग्नेय और कायांतरित चट्टानों जैसी क्रिस्टलीकृत चट्टानों से, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स जैसी क्रिस्टलाइज रॉक से। क्या ज्यादा होता है रेड सॉइल? लौह तत्व, इसलिए लाल रंग की नजर आती। पीली कब हो जाती है? जल ग्रहण करने पर पीली हो जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा कम है, फास्फोरस, पोटैश उचित है, और ह्यूमस कम है। और लाल पीली मृदा में मोटे कण वाली लाल पीली मृदा उपजाऊ नहीं होती, बारीक कण वाली होती है, उपजाऊ होती है। फिर हमने की लेटराइट मृदा। लेटराइट सॉइल कौन से प्रोसेस से बनती? लीचिंग के प्रोसेस से, निक्षालन की प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। निक्षालन में क्या होता है? वर्षा के जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। क्या? चूना और सिलिका नीचे चले जाते हैं। ऊपर वाली लेयर में क्या ज्यादा बचता है?
फेरस और एल्युमिनियम के ऑक्साइड। ऑक्साइड ज्यादा होने के कारण जब ये मिट्टी सूखती है तो ये कठोर हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। और अगर ये मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है तो इसका उपयोग किस में ले सकते हैं? ईंट निर्माण के लिए। इसीलिए इसका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ईंट। ईंट निर्माण में इसको काम में ले रहे हैं, इसका मतलब ये खेती के कोई खास काम की नहीं है। इसमें केवल क्या कर सकते हैं? रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो सकता है थोड़ा बहुत। कहाँ पाई जाती है ये सॉइल? वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप्स और पश्चिमी तट और मेघालय पठारी क्षेत्र। बाकी तो थोड़ी थोड़ी दूसरे राज्यों में भी है, बट मेन स्टेट्स ये हैं। और फिर उसके बाद हमने की शुष्क मृदा। एरिड सॉइल की कण कैसे होते हैं? बालू, बलुआ प्रकृति के। और बालू मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती, जल ग्रहण जल धारण क्षमता कम होती है। और ये जो सॉइल है इसमें शुष्क परिस्थितियों के कारण क्या ज्यादा होता है? फास्फोरस ज्यादा होता है और चूना ज्यादा होता है। फास्फोरस ज्यादा होता है, पोटेश तो कम ही होता है ना, मतलब पोटेश तो नॉर्मली है, पर ये जो है फास्फोरस काफी ज्यादा होता है। ये हमने एक्सेप्शन में लिखा था ना स्टार्टिंग में, फास्फोरस ज्यादा है, बाकी सब चीजें नॉर्मली कम है उसकी तुलना में। ये सॉइल जो है इसमें नीचे जैसे जैसे जाते हैं चूने की परत, चूने की मात्रा बढ़ती जाती। इसी वजह से नीचे एक परत है, किसकी? कंकर की परत। कंकर की उस परत के कारण जब इसमें पानी डालते हैं तो जल का रिसाव सीमित रूप से होता है, लिमिटेड पानी का रिसाव होता है। इसलिए इस मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। इसमें सेम की समस्या उत्पन्न होगी, पानी नीचे तो जाएगा नहीं और मिट्टी में ऊपर ऊपर भरा रह जाएगा, तो सेम की समस्या वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको उपजाऊ, ये है फर्टाइल, इसमें खेती कर सकते हैं आप, पर क्या जरूरी है? नियमित सिंचाई, रेगुलर इरिगेशन, वो भी थोड़ा थोड़ा इरिगेशन होता रहना चाहिए। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के थोड़े थोड़े पार्ट में। और अब हम बात करेंगे अगली मृदा की। कौन कौन सी बची अपनी? दो ही बची है ना, पीठमय और पर्वतीय। तीन बची है। अच्छा, लवणीय क्षारीय भी तो बची है। चलो हेडिंग डालिए लवणीय क्षारीय के पहले। लवणीय क्षारीय मृदा, सलाइन एल्कलाइन सॉइल। लवणीय क्षारीय मृदा, सलाइन एल्कलाइन सॉइल। लवणीय क्षारीय मृदा, दोनों नाम इसी के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि लवण जिसमें होते हैं वो किस तरह की होती है? सॉल्ट बेसिक नेचर का होता है, तो सॉइल भी धीरे धीरे बेसिक नेचर की हो जाती है, अम्लीय प्रकृति, सॉरी क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। अब देखिए ये सॉइल ज्यादातर उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां मिट्टी थोड़ी खराब हो चुकी हो, जैसे कि जहां ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट रहा हो, हरित क्रांति का, वहां ये मृदा पाई जाती है। और उसके अलावा नेचुरली ये कच्छ के मैदान में पाई जाती है, कच्छ प्लेन्स में। कच्छ के मैदान में मिट्टी की लवणीयता क्यों बढ़ गई? ज्वारीय गतिविधियों के कारण, टाइडल एक्टिविटीज के कारण समुद्र का पानी अंदर आता है तट में, जिसकी वजह से मिट्टी की लवणीयता बढ़ गई है। तो कच्छ में तो नेचुरली ये पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा और थोड़े बहुत यूपी के पार्ट में वो इसलिए पाई जाती है ये वाली मिट्टी क्योंकि वहां ग्रीन रेवोल्यूशन का ज्यादा प्रभाव रहा, हरित क्रांति का प्रभाव रहा। और हरित क्रांति में क्या किया गया था? बहुत एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था, किसका? रासायनिक उर्वरकों का और सिंचाई सुविधा का बहुत ज्यादा यूज किया गया, जिसकी वजह से मिट्टी खराब हो गई और मिट्टी की लवणीयता और क्षारीयता बढ़ गई। अब कैसे खराब हुई मिट्टी वो अभी देखेंगे। तो ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है वो भी मैं दिखा देती हूँ, कहाँ गया ये देखो, लवणीय क्षारीय मृदा। यहाँ पे तो है ही कच्छ के मैदान में, प्लस यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और यूपी के भी कुछ पार्ट में है। ये मिट्टी तब बनती है जब रासायनिक उर्वरकों आदि का यूज ज्यादा होता है। तो इसमें होता क्या है, अगर किसी शुष्क और गर्म क्षेत्र में, हॉट और ड्राई रीजन में बहुत ज्यादा अगर सिंचाई करें आप मिट्टी में, ओवर इरिगेशन कर दे, तो एक तो केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मिट्टी के लिए खराब होते हैं, रासायनिक उर्वरक,
ज्यादा हो जाए तो ये भी बहुत खराब होते हैं मिट्टी के लिए। और ओवर इरिगेशन, अधिक सिंचाई, ये भी मिट्टी को खराब कर देती है। और ओवर इरिगेशन की वजह से, अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी कैसे खराब होती है वो देखिए। जब मिट्टी में आप बहुत ज्यादा पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे जाता है रिसकर, और क्योंकि ये शुष्क और उच्च तापमान वाला क्षेत्र है, हाई टेम्परेचर वाला रीजन, तो आपने जब पानी डाला तो पानी वापस वाष्पीकृत होगा, इवेपोरेट होगा। जब पानी इवेपोरेट होके वापस से ऊपर की तरफ आएगा तो पानी अकेला ऊपर नहीं आता है, पानी अपने साथ नीचे मिट्टी में जो सॉल्ट होता है, नमक, लवण तत्व, उनको अपने साथ खींचकर ऊपर ले आता है। तो अब लवण तत्व जो है, सॉल्ट, वो मिट्टी के साथ ऊपर आ गया, और उसकी वजह से मिट्टी की ऊपरी परत में धीरे धीरे एक सफेद परत बिछ जाती है, और ऐसी मिट्टी जो है वो लवणीय प्रकृति की हो जाती है, ये पूरी व्हाइट लेयर सॉइल के ऊपर। तो ये सफेद लवणों की परत, सॉल्ट की लेयर इस सॉइल में पाई जाती है। तो इस मिट्टी की एक खास बात है कि इस पे सफेद परत होती है, और ये लवणों की परत है, व्हाइट लेयर ऑफ सॉल्ट। और ये जो प्रोसेस हुआ है जिसमें आपने पानी डाला और वापस पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आया नमक को लेकर, इस प्रोसेस को कहते हैं केशिकात्व क्रिया, कैपिलरी एक्शन। केशिकात्व क्रिया, कैपिलरी एक्शन। तो इस सॉइल का फॉर्मेशन कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। और क्योंकि इस मिट्टी में लवण तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, सॉल्ट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए ये सॉइल जो है ये बिल्कुल खराब हो चुकी होती है, इसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। और क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता, इसीलिए इसको कहा जाता है ऊसर। ऊसर का मतलब ही होता है अनुपजाऊ, मतलब ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल उत्पादक नहीं है, जिसमें कुछ नहीं उगा सकते, वो ऊसर है। उपजाऊ का अपोजिट होगा ऊसर। हाँ, उर्वरक तो फर्टिलाइजर होता है। अच्छा, उर्वर का, हाँ हो सकता है भाई, इतनी हिंदी मेरे को नहीं आती। एक तो होती है उपजाऊ मिट्टी और एक बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती, वो क्या होती है? ऊसर। तो ऊसर इसका नाम है क्योंकि ये बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। इसके अलावा इसको रेह, कल्लर, इन नामों से भी जाना जाता है। तो रेह, कल्लर, ऊसर, ये इस मिट्टी के डिफरेंट नेम्स हैं। अब ऐसी मिट्टी जहां पे भी खराब हो चुकी है, आपने देखा होगा ऐसी मिट्टी में कोई वनस्पति का विकास नहीं होता। कच्छ के मैदान में आपने देखा होगा, या कभी फोटो वोटो देखी हो कच्छ के मैदान की, वहां कुछ नहीं है, दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं है, बस नमक की एक सफेद परत देखने को मिलती है। तो वहां वनस्पति का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो ऐसी मिट्टी जहां जहां खराब हो चुकी है, क्या हम ऐसी मिट्टी को छोड़ दें? क्या करें? अब ऐसी मिट्टी को छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास लैंड ही बहुत लिमिटेड है, और इस तरह की मिट्टी जैसे रिसोर्स को हम छोड़ कैसे दें? तो इसको कोशिश की जा सकती है सुधारने की। सुधारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? जिप्सम और रॉक फॉस्फेट के यूज से थोड़ा सा मृदा की क्षारीयता में कमी आ जाती है, बेसिक नेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो जिप्सम और रॉक फॉस्फेट फॉस्फेट के उपयोग से आप इस मिट्टी को थोड़ा सा सुधार सकते हो। तो ये है लवणीय और क्षारीय मृदा। तो इसमें देखो, ये सफेद परत के उपयोग से आप इस मिट्टी को थोड़ा सा सुधार सकते हो। तो ये है लवणीय और क्षारीय मृदा। तो इसमें देखो, ये सफेद परत, कैपिलरी एक्शन, अच्छा नाइट्रोजन, और इसकी तो बात ही नहीं की। इस मिट्टी में नाइट्रोजन वगैरह के रेशो की अगर बात करें, इसमें नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, और इसमें पोटाश ज्यादा है, और ह्यूमस बिल्कुल कम है। इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के डिफरेंट सॉल्ट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। खासतौर पे सोडियम, पोटेशियम जैसे सॉल्ट कंटेंट जो है, क्योंकि नमक है इसमें ज्यादा, तो सॉल्ट कंटेंट इसमें ज्यादा पाया जाता है, और इसी वजह से इसमें पोटेश ज्यादा है। तो पोटेशियम और अन्य कई लवणों की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा होती है। अदर कई सारे सॉल्ट्स जो हैं वो इसमें ज्यादा होते हैं। तो अब इस मिट्टी के बारे में हम लिखेंगे ये सारी चीजें, और हरित क्रांति से प्रभावित, और ये सब लिख लेंगे अभी। तो लिखिए इसमें, और फिर लास्ट में आप ये कैपिलरी एक्शन बना लेना, केशिकात्व क्रिया। इसमें लिखिए, इस मृदा का निर्माण, इस मृदा का निर्माण रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग, इस मृदा का निर्माण रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग तथा अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है।
इस मृदा का निर्माण रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग तथा अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है। This soil is formed because of excessive use of chemical fertilizer. This soil is formed because of excessive use of chemical fertilizers and over irrigation फिर उसके बाद लिखिए इस मृदा का निर्माण केशिकात्व क्रिया द्वारा होता है। This soil is formed by capillary action. केशिकात्व क्रिया द्वारा होता है। और फिर लिखिए इस क्रिया के अंतर्गत during this process इस क्रिया के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण के दौरान and during this process under this process होना चाहिए था under this process during evaporation of water under कर लो उसको under this process during evaporation of water the salt content comes up on the upper layer of soil. Along with water. इस क्रिया के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण के दौरान मृदा की निचली परतों से लवण तत्व ऊपरी परत में आ जाते हैं। Therefore मृदा की निचली परतों से comes up on the upper layer of soil. Salt content comes up on the upper layer of soil. Along with water. इस क्रिया के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण के दौरान मृदा की निचली परतों से लवण तत्व ऊपरी परत में आ जाते हैं। Therefore the upper layer of soil appears white in color. अतः मृदा की ऊपरी परत सफेद रंग की नजर आती है। Therefore the upper layer of soil appears white in color. This soil is not fertile at all. यह मृदा क्या लिखा है? ऊपरी परत सफेद नजर आती है। हाँ, उसके बाद लिखिए यह मृदा बिल्कुल उपजाऊ नहीं है।
बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, नॉट फर्टाइल एट ऑल, यह मृदा बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। दिस सॉइल इज कॉल्ड रेह, कल्लर एंड ऊसर। दिस सॉइल इज कॉल्ड रेह, कल्लर एंड ऊसर, बोर्ड पे लिखा है। इस मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर नामों से भी जाना जाता है। इस मृदा को रेह, कल्लर, ऊसर नामों से भी जाना जाता है। This soil has low amount of nitrogen, phosphorus and humus. This soil has low amount of nitrogen, phosphorus and humus. इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है तथा इसमें एंड इट हैज high amount of salts like sodium, potassium, and it has high amount of salts like sodium, potassium, तथा इस मृदा में सोडियम, पोटेशियम जैसे लवण तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। सोडियम, पोटेशियम जैसे लवण तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। लवण तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। And it has high amount of salts like sodium, potassium. उसके बाद लिखिए this soil can be improved by the use of gypsum and rock phosphate. Improved by the use of gypsum and rock phosphate. इस मृदा को जिप्सम तथा रॉक फॉस्फेट के उपयोग से सुधारा जा सकता है। इस मृदा को जिप्सम तथा रॉक फॉस्फेट के उपयोग से सुधारा जा सकता है। फिर then write down this soil is mainly found in Ran of Kutch, RANN. This soil is mainly found in Ran of Kutch, RANN, Ran of Kutch, KUTCH, रण ऑफ कच्छ। यह मृदा मुख्यतः कच्छ के रण mainly found in Ran of Kutch and the regions influenced by Green Revolution तथा हरित क्रांति मत लिखना, रुको, लिख लिया क्या? तथा पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती। तथा पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में पाई जाती है। This soil is mainly found in Ran of Kutch and the regions influenced by Green Revolution like Punjab, Haryana and UP. अब हम बात करेंगे अगली मृदा की। अच्छा, आप केशिकात्व क्रिया ड्रॉ कर लो आपके समझने के लिए। अरे किसी ने सवाल पूछा है सेम की समस्या क्या है। सेम की समस्या में शुष्क मृदा में, एरिड सॉइल में जब बहुत ज्यादा पानी डाला जाता है तो वो पानी रिसता तो नहीं है नीचे, वो आप जब पानी डालते हो तो ऊपर वाली लेयर के अंदर वो रुक जाता है। तो एक तरह से आप समझ लो पानी जो है, वाटर लॉगिंग कंडीशन जो होती है, पानी एक जगह भर जाता है मिट्टी में, नीचे भी नहीं जा रहा
ऊपर ऊपर की परत में बस पानी भर गया है, तो ऐसी मिट्टी जो है वो कोई खास उपजाऊ नहीं रह जाती, क्योंकि शुष्क मृदा है, एरिड सॉइल है, पानी की कमी तो है, बट वो पानी रिस कर नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ऊपर की परत में अटक गया है पानी। उसको कहते हैं सेम की समस्या। जैसे आप कहीं पानी डालो और पानी डबाडब भर जाए पर नीचे ना जाए, मिट्टी की अंदर वाली परतों में ना जाए, तो उसको कहते हैं सेम की समस्या। उससे मृदा जो है सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन वगैरह नहीं ले सकती, सीधे वायुमंडल से संपर्क मृदा का छूट जाता है। अगली मृदा जो है वो करेंगे पीटमय मृदा, पीटी सॉइल, ये बना लो, फिर पीटमय मृदा। डिब्बा नहीं बनता तुम लोगों से, मतलब है। हाँ, इधर बन गया, कुछ लोगों से नहीं बनता। कैसे बनाए, सिखाएं। आई थिंक ऐसे। अगली मृदा जो है वो करेंगे पीटमय मृदा, पीटी सॉइल, ये बना लो, फिर पीटमय मृदा। सीधे वायुमंडल से संपर्क मृदा का छूट जाता है। अगली मृदा जो है वो करेंगे पीटमय मृदा, पीटी सॉइल, ये बना लो, फिर पीटमय मृदा। डिब्बा नहीं बनता तुम लोगों से, मतलब है। हाँ, इधर बन गया, कुछ लोगों से नहीं बनता। कैसे बनाए, सिखाएं। आई थिंक ऐसे यू बना लो, फिर उसके बाद ये, मतलब यू क्या, एक स्क्वायर बना लो पहले तो, फिर उसके बाद उसके ऊपर टेढ़ी लाइनें खींचो। ये टेढ़ी लाइनें खींच के फिर इन टेढ़ी लाइनों को जोड़ दो, फिर ये लाइन करो, ये छोटी बनाओ और इस लाइन को भी टेढ़ी बनाओ, तो ऐसे से कुछ बन जाता है। अब ये भी सिखाना पड़ता है, अब क्या करें, डिब्बा ही नहीं बनता, क्या दिन आ गए। कुछ लोग ऐसे बनाते शायद, ऐसे और ऐसे, और फिर उसको जोड़ देते, पर ये फिर पारदर्शी हो जाता है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर हमें ऐसे बिना पारदर्शी डिब्बा बनाना हो, हाँ, अपर वाला पोर्शन ब्रॉड रखने पे बनता है, रेक्टेंगल जैसा। चलो, अब तो आप बना ही लोगे अपने आप, इतने दिन ही काम चला लिया, आगे भी चल जाएगा। चलो। हाँ, हेडिंग पीठ में मृदा, पीटी सॉइल, पीठ में मृदा की हेडिंग डालो। किसका वीडियो दिखाऊं मैं, मतलब सॉइल का क्या, सॉइल क्या नाच नाच के दिखाएगी तुमको वीडियो में, है। तुम देखे राजस्थान ये आर्ट एंड कल्चर लेते राजवीर सर, तब बोला करो वीडियो दिखाओ। जितने भी नाच है सबके वीडियो देखोगे क्या, घूमर, तेरा ताली, सबके देखते हो। गजब, कहीं किसी दिन कर करके नहीं दिखाना पड़ जाए, है। यस मैम, क्या जैसे बच्चों के होता है ना फैंसी ड्रेस, वैसे आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, राजू सर के सामने बोलना, देखे कि सर थोड़ा, वैसे थोड़ा बहुत तो दिखाते हैं सर, पर एक्सेसिवली तुम हर एक चीज की मांगने लग जाओ, फोटो और वीडियो, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर तो क्लास क्या, वो तो पूरे टाइम वो रंगारंगी चलेगा, ऐसे घूमर चल रहा है। फिर तुम फैंसी ड्रेस भी पहन के आ जाना, वही धोती कुर्ता जो भी उसकी ड्रेस होती है। और हाँ, चलो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी बात मान लेते, तुम सर को है ना बोलते और सर दिखा देते तुमको, तुम लोगों तो, तुमको बहुत लड़ा दिया नरेंद्र सर ने, बिगड़ गए हो तुम लोग। बहुत अच्छे आदमी नरेंद्र सर, देखो, क्योंकि वो तुम्हारी बात मान लेते, तुम्हारे कहते वीडियो दिखा देते तुमको। और तुम्हें पता मैं बहुत गंदी हूँ, ठीक है, मैं नहीं दिखाने वाली। पीठ में मृदा। अच्छा, मैं वीडियो दिखा दूंगी तो मैं भी बहुत अच्छी हो जाऊँ। वाह, मतलब कितना आसान है अच्छा होना, हाँ। हाँ, नहीं नहीं, फिर भी मुझे ऐसे, मुझे बुरा बनना अच्छा लगता है। मुझे डॉन जैसी पर्सनालिटी, ऐसी चीजें,
इसीलिए तो मैंने फिर वैसी गाड़ी ली है ना, वैसे गुंडा गुंडा टाइप। चलो अब पीठ में मृदा, पीटी सॉइल की बात करते हैं। पीठ में मृदा पाई जाती है डेल्टा क्षेत्रों में या तराई क्षेत्रों में। आपको पता है, मैंने बताया था जलोढ़ मृदा का ही एक उप प्रकार है। एलुवियल सॉइल का एक सब टाइप है पीठ में मृदा। जहां जलोढ़ मृदा रुक जाती है वहां बनती है पीठ में मृदा। और जलोढ़ मृदा कहां कहां रुक सकती है? एक तो डेल्टा क्षेत्र में और थोड़ा बहुत तराई क्षेत्र में। डेल्टा और तराई क्षेत्र में ये मिट्टी जो होती है ये पानी से भरी हुई होती है। जैसे ये मृदा है, इसके ऊपर पानी तराई क्षेत्र में भी होता है, थोड़ा डेल्टा क्षेत्र में भी होता है। अब जल की उपलब्धता अधिक होने के साथ साथ आप याद कीजिए, मैंने तराई क्षेत्र में आपको लिखवाया था और बताया भी था कि गहन वनस्पति का विकास होता है और विविध वन्य जीव भी वहां पे विकसित होते हैं। डेंस वेजिटेशन एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। तो तराई और डेल्टा क्षेत्र में वेजिटेशन की वनस्पति का विकास ज्यादा होता है और वनस्पति के विकास के कारण, ये एक ऐसा विचित्र पेड़ है ये वनस्पति के अधिक विकास के कारण यहाँ पे क्या होता है, जैव पदार्थ ज्यादा होते हैं। इस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है और जैव पदार्थ ज्यादा होने की वजह से इस मिट्टी में ह्यूमस भी बहुत ज्यादा बनता है। ह्यूमस, तो ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ह्यूमस जो है खुद गहरे रंग का होता है, डार्क कलर का। और ह्यूमस ज्यादा होने के कारण इस मृदा का जो कलर है वो भी कैसा हो जाता है, बहुत डार्क हो जाता है। तो ये मिट्टी डार्क ब्राउन से कलर की नजर आती, गहरे भूरे कलर की, रंग की, डार्क कलर होता है इस सॉइल का। इस सॉइल में बस एक ही प्रॉब्लम है, इसको सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि वायुमंडल से इसका संपर्क छूट चुका है। पर ये जो है इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक है। जैसे मैंने बताया सेम की समस्या और इसमें दोनों में डिफरेंस है। यहाँ की जो मिट्टी है वो अलुवियल सॉइल का टाइप है और इस मिट्टी की जल को ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। दूसरी तरफ जो हमने वो देखी थी सेम की समस्या वगैरह, वो ऐसे रीजन्स में होती है जहां शुष्क मृदा होती है और उसके नीचे मिट्टी की नीचे चूने की परत होती है, तो जल का रिसाव भी नहीं होता, जल धारण क्षमता भी अधिक नहीं है मिट्टी की, जल ग्रहण क्षमता भी अधिक नहीं है, जो ज्यादा पानी डाला है वो वाष्पीकृत भी हो जाएगा, वहां पे वो सारी प्रॉब्लम्स है। यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ मिट्टी नीचे से लेकर ऊपर तक तर है, पूरा पानी जो है उसने ग्रहण कर रखा है, तो पेड़ की जड़ें जब नीचे जाएगी उसको भी अच्छा खासा वो नमी दे पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे वनस्पति का विकास अच्छा होता है। डायरेक्टली ऑक्सीजन तो नहीं मिलती है एटमॉस्फेयर से, पर जैव पदार्थ ज्यादा होने की वजह से यहाँ ह्यूमस ज्यादा है और ह्यूमस की वजह से ये मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। ऐसी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं चावल की खेती के लिए, राइस कल्टीवेशन। ये मृदा ज्यादा कहाँ पाई जाती है वो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगी एक तो डेल्टा क्षेत्रों में। यहाँ पे आप देखो, ये पश्चिम बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र, हुगली का सुंदरबन डेल्टा रीजन, महानदी का डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा रीजन, कावेरी का, और मलाबार तट में भी ये है। उसके अलावा तराई क्षेत्र है उत्तरी बिहार में, थोड़ा बहुत यहाँ उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भी तराई क्षेत्र है। तो उत्तराखंड के दक्षिणी राइस कल्टीवेशन, ये मृदा ज्यादा कहाँ पाई जाती है वो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगी एक तो डेल्टा क्षेत्रों में। यहाँ पे आप देखो, ये पश्चिम बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र, हुगली का सुंदरबन डेल्टा रीजन, महानदी का डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा रीजन, कावेरी का, और मलाबार तट पे भी ये है। उसके अलावा तराई क्षेत्र है उत्तरी बिहार में, थोड़ा बहुत यहाँ
उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भी तराई क्षेत्र है, तो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग और बिहार में जो तराई क्षेत्र है वहां पे भी ये मिट्टी पाई जाती है। बाकी एनपीके का रेशो सेम है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कम है और पोटैश उचित है, और जैव पदार्थ और ह्यूमस तो बहुत ज्यादा है ही। तो इस मिट्टी में ये मेन चीजें हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। ये डायग्राम नहीं बनाना है ना, क्योंकि तुमसे ऐसा पेड़ नहीं बन पाएगा, रहने तो। इसके लिए बहुत मतलब हाई लेवल की आर्ट चाहिए बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेती है, चाहिए होती है और एटमॉस्फेयर से। हाँ हाँ, डायरेक्टली नहीं ले पाती, तो फिर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है। अनऑक्सीकृत जो परिस्थितियां होती है वो थोड़ी बहुत इस मिट्टी में पाई जाती है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है। मैंग्रोव तो ग्रो जाते बिना उसके, उनकी क्या जड़ें ऊपर की तरफ आती। मैंग्रोव की न्यूमेटाफोरस जड़ें होती है जो ऊपर अपने आप से ऑक्सीजन ले लेती है सीधा एटमॉस्फेयर से। चलो अभी लिखते हैं हम इसके बारे में। इसमें लिखिए, यह मृदा तराई डेल्टा क्षेत्रों में, तराई तथा डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा तराई तथा डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन तराई एंड डेल्टा रीजन। दिस सॉइल इज फाउंड इन तराई एंड डेल्टा रीजन। तराई एंड डेल्टा रीजन, डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। फिर लिखिए, यह मृदा जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। ऊपर ही ऊपर लिखा है, यह मृदा जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन वाटर लॉग्ड, LOGGED। दिस सॉइल इज फाउंड इन वाटर लॉग्ड, LOGGED कंडीशन। वाटर लॉग्ड कंडीशन, फाउंड इन वाटर लॉग्ड कंडीशन, जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। और फिर लिखिए, इस मृदा में वनस्पति का विकास अधिक होता है। इस मृदा में वनस्पति का विकास अधिक होता है। हाई ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन टेक्स प्लेस इन दिस सॉइल। हाई ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन टेक्स प्लेस इन दिस सॉइल। टेक्स प्लेस इन दिस सॉइल, विकास अधिक होता है। अतः इस मृदा में जैव पदार्थ, अतः इस मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। अतः इस मृदा में जैव पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऊपर वालों को आनंद की प्राप्ति हो रही है, कोई बात नहीं। Therefore, this soil has high amount of organic matter. Therefore, this soil has high amount of organic matter. High amount of organic matter, जैव पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद लिखिए, इस मृदा में ह्यूमस का विकास अधिक होता है। इस मृदा में ह्यूमस का विकास अधिक होता है। In this soil, high development of humus takes place. High development of humus takes place. Development of humus takes place. ह्यूमस का विकास अधिक होता है। ह्यूमस की अधिक मात्रा के कारण इस मृदा का रंग गहरा होता है। ह्यूमस की अधिक मात्रा के कारण इस मृदा का रंग गहरा होता है। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस, दिस सॉइल इज डार्क इन कलर। ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस, दिस सॉइल इज डार्क इन कलर। इस मृदा का रंग गहरा होता है, गहरा होता है। इस मृदा में चावल की खेती की जाती है। इस मृदा में चावल की खेती की जाती है। राइस कल्टीवेशन इज डन इन दिस सॉइल। राइस कल्टीवेशन इज डन इन दिस सॉइल। राइस कल्टीवेशन इज डन इन दिस सॉइल, चावल की खेती की जाती है।
और फिर लिखिए, नाइट्रोजन वगैरह नहीं लिखा ना अभी, इसमें लिखिए इस मृदा में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा सीमित, इस मृदा में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा सीमित। दिस सॉइल हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, has limited amount of nitrogen and phosphorus, limited amount of nitrogen and phosphorus, phosphorus की मात्रा सीमित तथा पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है, तथा पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है, and sufficient amount of potash is found, and sufficient amount of potash is found, पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है। उसके बाद लिखिए, ये सब लिख लिया, आगे लिखिए, यह मृदा मलाबार तट, यह मृदा मालाबार तट, दिस सॉइल इज फाउंड इन मलाबार कोस्ट, दिस सॉइल इज फाउंड इन मलाबार कोस्ट, सॉइल इज फाउंड इन मलाबार कोस्ट, यह मृदा मलाबार तट, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, is found in Malabar coast, eastern coastal region, eastern coastal region, तथा बिहार एवं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तथा बिहार एवं उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, एंड तराई रीजन ऑफ बिहार एंड उत्तराखंड, तराई रीजन ऑफ बिहार एंड उत्तराखंड, बिहार एंड उत्तराखंड। चलिए अब हेडिंग डालिए लास्ट सॉइल की, जो है वन और पर्वतीय मृदा। आराम ही है, बिल्कुल आराम आराम से करा रही हूँ। वन एवं पर्वतीय मृदा। नोट्स लाए हो ना आज सब लोग? आज नहीं लाए? जो लोग लाए आज काम आ सकते हैं नोट्स, शायद कल आएंगे, आज नहीं आएंगे, देखते हैं। वन एवं पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब ये मृदा जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नॉर्थ और साउथ इंडिया के माउंटेन रीजन में ये सॉइल पाई जाती है। माउंटेन्स में आपको पता है नीचे से ऊपर तक टेम्परेचर कंडीशंस डिफरेंट होती है। जैसे जैसे हम पर्वत के ऊंचे क्षेत्र में जाते हैं तापमान कम होता जाता है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए जो सॉइल है उसके नेचर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अब देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में होता क्या है। माउंटेन के जो निचले क्षेत्र हैं जो थोड़े गर्म होते हैं, वहां पे तो प्रॉपर घने वन जो है वो डेवलप होते हैं, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। इन वनों में जहां पे थोड़ा टेम्परेचर नीचे नीचे ज्यादा है, वहां तो इस ओवरऑल वैसे तो वन और पर्वतीय मृदा में नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है और पोटाश उचित है। ह्यूमस की यहाँ पे हम डिस्कस करें, ह्यूमस में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, ये रेशो तो पूरी सॉइल में ही ऐसा है। प्लस पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान पर मृदा की परत कैसी होगी, पतली या मोटी? पतली परत पाई जाती है मृदा की। और पर्वतों के वनाच्छादित क्षेत्र मतलब वन से ढके क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्र मतलब फॉरेस्ट कवर्ड रीजन्स जो हैं, फॉरेस्ट कवर्ड रीजन्स, यहाँ पे थोड़ी बहुत पेड़ पौधों की पत्तियां और ये सब अवेलेबल होती है, इसलिए थोड़ा बहुत ह्यूमस यहाँ अवेलेबल होता है, पर वो ह्यूमस को यूज करते रहते हैं पेड़ पौधे, तो उसका स्टोरेज ज्यादा नहीं हो पाता, फिर भी थोड़ा ह्यूमस पाया जाता है। वन से ढकी हुई मृदा में ह्यूमस होता है थोड़ा पर्वतीय क्षेत्र में। और पर्वत के जैसे ही हम ऊंचे क्षेत्र में जाते हैं, हायर रीजन्स में, हायर रीजन्स में आपको मिलते हैं कोणधारी वन, कोनीफेरस फॉरेस्ट, ऐसे होते हैं ना जहां बर्फबारी होती है, कोणधारी वन। और ऐसे जो कोणधारी वन होते हैं ये ऐसे क्षेत्र में है जहां तापमान कम है, और तापमान कम होगा तो जीवाणु
कम सक्रिय होंगे, बैक्टीरिया, और जीवाणु कम सक्रिय होंगे तो क्या बनेगा? ह्यूमिक एसिड। तो पर्वतों के ऊंचे क्षेत्र में ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है, ह्यूमिक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। और पर्वतों के निचले वन आच्छादित क्षेत्रों में थोड़ा ह्यूमस सॉइल के अंदर होता है, और ऊपरी क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर कम है वहां कोणधारी वन है। कोणधारी वनों के या कोणधारी कोनिफेरस जो ट्रीज होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं पतली पतली, बनी पतली नहीं, तीखी सुई के जैसी, और होती मोटी है गोल गोल सी, ऐसी पत्तियां होती है। जैसे क्रिसमस ट्री की आप देखते हो उस तरह की सी तो पत्तियां हैं, वो कोणधारी वनों की होती। नकली देखा होगा कभी तो क्रिसमस ट्री जैसा कुछ, या इससे मिलता। कोई बात नहीं, नहीं देखा तो बहुत अच्छी बात है, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसकी जो पत्तियां हैं ऐसी होती हैं, इस तरह की पत्तियां होती हैं सुई की जैसी, मोटी और तीखी, इस तरह से ऐसी पत्तियां होती हैं। जबकि नॉर्मली पेड़ों की जो निचले भाग में होते हैं उसकी पत्तियां इस तरह की होती है, नॉर्मल चौड़ी पत्तियां होती हैं। इनकी कोई चौड़ी पत्तियां नहीं होती, ये समझ लो जैसे ये पेन है वैसी पत्तियां होती हैं। हाँ। और ये पत्तियां जब मिट्टी में गिरती हैं तो इनका विघटन आसानी से नहीं होता। एक तो ये वाली जो पत्ती होती है इसमें तो पतली सी पत्ती होती है, बिल्कुल थिन लेयर होती है, और वो फैली भी होती है, चौड़ी ज्यादा होती है और पतली होती है। ये वाली जो है ये गोल गोल सुई के जैसी होती है, या एक आप कह लो स्टिक के जैसी होती है, पर ये गोल होती है और थोड़ी मोटी होती है, इसीलिए इसके गलने में सड़ने में टाइम लग जाता है। इसका विघटन या इसका अपघटन ज्यादा आसानी से नहीं हो पाता। तो ऐसी जो कोणधारी वनों की जो पत्तियां हैं उनका विघटन आसानी से नहीं होता, इसीलिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ह्यूमस की जगह बनती है ह्यूमिक एसिड का निर्माण होता है। तो अब जो है पर्वतीय क्षेत्रों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश की मात्रा तो ये है, और ऊंचे क्षेत्रों में पर्वतों में ह्यूमिक एसिड होता है, और निचले वनाच्छादित क्षेत्रों में ह्यूमस पाया जाता है। और इंडिया में ये माउंटेन और ये वाली वेजिटेशन वैसे तो हमने मैप में ड्रॉ की थी केवल उत्तर भारत में, पर साउथ इंडिया में भी जहां पे भी माउंटेन्स है वहां ये वाली सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें पर्वतीय मृदा, तो वनाच्छादित क्षेत्र में ह्यूमस होता है, ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में ह्यूमिक एसिड होता है। पोटैश की और ह्यूमस की प्रचुरता कहीं कहीं ज्यादा होती है, हर जगह नहीं, कमी होती है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की। और उत्तर और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। ये सब अब हम लिखने वाले हैं इसके बारे में, आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो देख लो, और फिर हम लिखते हैं। चले लिखे, इंग्लिश में क्या लिखवा दूं? चलो इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। पत्तियां बनाओगे अभी तो तुम, है ना, सुई के समान। हाँ कुछ वैसे जो बनाने की जरूरत नहीं, लिखवा दूंगी मैं। चलो अब लिखते हैं। आप लोगों के पास व्हाट्सएप है? हाँ नहीं है? व्हाट्सएप है इसका मतलब कितने लोगों के पास है व्हाट्सएप? फोन ही नहीं है तुम लोग के पास? हाँ देखो ईमानदार लोग बता रहे हैं तुम लोग सबके पास है, फिर भी नहीं बोल। स्मार्टफोन है ना सबके पास? तो ये ना नीडल शेप लीव्स देख लेना उसमें। कोनिफेरस फॉरेस्ट की। चलो अभी लिखते हैं इसके बारे में, लिखिए। हाँ नहीं दूसरी क्लास मेरी नहीं है, मेरी तो ऊपर है क्लास, इसके बाद पता नहीं तुम्हारी किसकी क्लास। छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, हो सकता है, या तो मेरे ऊपर है ना क्लास B11 में, उनकी छुट्टी कर दे। अच्छा देखो अब वो थोड़े दिन जब तक फिजिक्स वाले सर छुट्टी पे हैं तब तक थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिजिक्स की क्लास थी बट सर नहीं आ पाए, इसलिए सर के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो देखो छुट्टी लेनी पड़ती है, परिवार होता है तो सबको कभी कभी तो टाइम चाहिए होता है। चलो अभी जो है लिखते हैं इसके बारे में। वन एवं पर्वतीय मृदा, इसमें लिखिए इस मृदा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन तथा फॉस्फोरस की मात्रा सीमित,
इस मृदा में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा सीमित। दिस सॉइल हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा सीमित तथा पोटाश की मात्रा उचित होती है। तथा पोटाश की मात्रा उचित होती है। This soil has limited amount of nitrogen and phosphorus. Limited amount of nitrogen and phosphorus. ये देख लो पत्तियां, देख ली? ये नीडल शेप वीडियो नहीं होता इसके, पत्तियां कोई नाच नाच के नहीं दिखाएगी तुमको, है ना? ये है पत्तियां, ये देखो, देख लिया? हाँ, चलो लिखो अब। क्या छूट रहा है? कुछ नहीं छूट रहा। पत्तियां तुमको वीडियो में क्या नाच नाच के दिखाएगी पत्तियां? वीडियो क्या होगा पेड़ का? बताओ कैसा वीडियो हो सकता है? बस यही जो फोटो में दिख रहा है वो हिलता हुआ दिखेगा बस। चलो, वीडियो बिना अधूरा अधूरा लगता है। हर चीज का वीडियो होता भी तो नहीं है ना। चलो लिखो, कोर्स करना है, जल्दी जल्दी आ जाएगा एग्जाम प्री का। हाँ, थोड़ा तो डरा करो। लिखो, this soil has limited amount of nitrogen and phosphorus and sufficient amount of potash and sufficient amount of potash sufficient amount of potash। इस मृदा के वन आच्छादित क्षेत्रों में, इस मृदा के वन आच्छादित क्षेत्रों में ह्यूमस पाई जाती है। इस मृदा की वन आच्छादित क्षेत्रों में ह्यूमस पाई जाती है। Humus is found in forest covered regions of the soil. Humus is found in forest covered regions of the soil. Forest covered regions of this soil. Of this soil. फिर उसके बाद लिखिए, पर्वतों के ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में, पर्वतों के ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में, in higher low temperature regions of soil, in higher low temperature regions of mountain, in higher low temperature regions of mountain, पर्वतों के ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा में ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। मृदा में ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। ह्यूमिक अम्ल पाया जाता है। In higher low temperature regions of mountain, humic acid is found in soil. Humic acid is found in soil. Acid is found in soil. उसके बाद लिखिए, ह्यूमिक एसिड इज फाउंड इन सॉइल। फिर लिखिए, यह मृदा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के, यह मृदा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। This soil is found in the mountain region of North India and South India. In the mountain region of North India and South India. चलो, अच्छा, ये ऑनलाइन किसी का प्रश्न है, केशिकात्व क्रिया क्या है? केशिकात्व क्रिया में पानी जो है वो अपने आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके ऊपर की तरफ आता है, वाष्पीकृत होता है। इवेपोरेट जब होता है, ऊपर की तरफ आता है, तब उस समय वो अपने साथ सॉल्ट कंटेंट लेकर आ जाता है। तो केशिकात्व क्रिया में सिंपल आप ये समझो कि नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, ये केशिकात्व क्रिया का प्रोसेस है। नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, और पानी जब ऊपर आ रहा है वाष्पीकरण के दौरान, तो पानी अपने साथ नमक लेकर आ रहा है, सॉल्ट। इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे केशिकात्व क्रिया कह रहे हैं।
और फिर अमल क्या है, अमल अमल नहीं सॉरी ह्यूमिक अम्ल ह्यूमिक ह्यूमिक अम्ल लाभदायक है या हानिकारक है? हाँ, हानिकारक नहीं है। अमल हानिकारक है कि लाभदायक है? लाभदायक है। तो ह्यूमिक एसिड जो होता है वो सॉइल की नेचर को थोड़ा सा चेंज कर देता है, और उस तरह की सॉइल में अलग तरह के पेड़ पौधे उग जाते हैं, दूसरी सॉइल्स में अलग तरह के उगते हैं। तो कोणधारी वन जहां होते हैं वहां सॉइल में ह्यूमिक एसिड होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोनीफेरस फॉरेस्ट तो फिर भी ग्रो कर ही रहे। जैसे साइबेरिया का जो कोणधारी वनों का क्षेत्र है जिसको टेगा वन कहते हैं, टेगा वन में होता है ह्यूमिक एसिड सॉइल में। तो वहां के कंडीशंस, क्लाइमेट ऐसा है, वहां की जलवायु ऐसी है, वहां के पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसकी वजह से वहां पे ह्यूमिक एसिड बनता है। तो और वहां के पेड़ पौधे सर्वाइव भी करते हैं इस तरह की सॉइल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि सॉइल की क्वालिटीज, उसके घटक, उसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, वरना उस मिट्टी में भी उगते हैं पेड़ पौधे, दूसरी मिट्टियों में भी उगते हैं। अब हमें करना है मृदा का यूएसडीए वर्गीकरण। यूएसडीए वर्गीकरण, यूएसडीए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यूएसडीए क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएस का एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है। क्लासिफिकेशन, ये हेडिंग डाल लो। इसे मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी कहते हैं। जो मैंने लिखी है बोर्ड पे वही डालनी है। यूएसडीए का फुल फॉर्म भी लिख लेना, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसको मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी बोलते हैं। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल भी यही है। कोई बात नहीं, चेंज कर लो, लिख लो, काट। लिख लिया? चलो अभी यूएसडीए का क्लासिफिकेशन देखेंगे। यूएसडीए के वर्गीकरण के अनुसार 12 प्रकार की मृदाएं बताई गई है, 12 टाइप ऑफ सॉइल्स। इसमें से इंडिया में कुछ लिमिटेड पाई जाती, सारी 12 इंडिया में नहीं है, पर उन 12 को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। कोई भी इधर उधर के एग्जाम होते हैं, जैसे अपने आरएस में तो ये प्री में नहीं है, पर प्री में जब भी सॉइल्स पूछते हैं तो वैसी सॉइल्स के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं जनरली, जैसे वर्टिसोल, एरिडीसोल, एंडीसोल, एंटीसोल, ये सॉइल्स के नाम ज्यादा आते हैं प्री जैसे एग्जाम्स में। आरएस में तो है नहीं, बाकी कोई एग्जाम इधर उधर का लपेटे में लेना हो तो आ जाएगा, है ना। और उसके अलावा मेंस में मान लो 2 नंबर में कोई आ जाए वर्टिसोल वगैरह, तो आप कम से कम लिखने की स्थिति में रहो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। वरना अभी जो 8 सॉइल्स की थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती है, संभावना है, इसलिए हम संभावना, किसी भी तरह की संभावना छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, सब करवा देंगे। ये तो हेडिंग डाल ही ली आपने, अब हटाते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर जो 12 टाइप ऑफ सॉइल्स हैं उनको सारी का नाम याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है आवागामी हाउस। आवागामी हाउस, डेवलपमेंट ऑफ। अब देखो ए से है एरिडीसोल्स, सोल्स कहो या सोल कहो, एरिडीसोल्स, वर्टिसोल, अल्फीसोल, एंडीसोल, कुछ भी कह दो, एंडीसोल्स, जेलीसोल, ये है अल्फीसोल, अल्फीसोल्स, मोलीसोल्स,
inceptisols, histosol, oxysols, ultisols, spodosol और एंटीसोल्स। ये है उन 12 सॉइल्स के नाम, और शॉर्ट फॉर्म से इन सब के नाम याद हो जाते हैं इजीली। आप यहाँ पे जैसे देखो, ये उसी सीक्वेंस में लिखी हुई है, एरिडिसोल, वर्टिसोल, अल्फीसोल, अल्फीसोल लिखो या एंडीसोल लिखो, नीचे ऊपर कर सकते हो। अल्फीसोल, जेलीसोल, एंडीसोल, मॉलिसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, स्पोडोसोल और एंटीसोल। ये हो गए आवागामी हाउस। तो एक बार तो आवागामी हाउस के नाम लिख लो, यहाँ इस वाले में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए, तो इसी को फॉलो कर लो। ये है 12 प्रकार की मृदाओं के नाम। एक बार नाम नाम लिख लो और शॉर्ट फॉर्म लिख लो, आवागामी हाउस। आवागामी हाउस। फिर एक एक को डिस्कस कर लेंगे, पहले नाम लिख लो। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? आगे का नहीं लिखना है भाई, मैं समझाऊंगी अभी। अभी तो केवल नाम नाम याद करो, मतलब सीखो। तो तभी टाइम लग रहा है, ये आगे का पूरा उतारने लगे क्या? सीखो, समझो इस चीज को, ताकि एग्जाम में लिख सको। धीरे धीरे लिख रहे हैं, हाँ। कितना ही टाइम पास कर ले, 11 तो नहीं बचा सकती किसी भी हद। अब हो गया सबका। अब इंडिया में इनमें से सारी सॉइल्स इंडिया में नहीं है, इंडिया में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉइल्स है। अब कौन सी सॉइल्स इंडिया में है वो देखिए। लिख चुके हैं ना सब लोग? किसने नहीं लिखा? जल्दी करो। क्या क्या हुए हैं आपके अभी तक सब्जेक्ट? पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री हो गया होगा, एंशियंट हो गया, एथिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, क्या बचा है? एक जना बोलो। हाँ, कौन सी? एंशियंट, अच्छा। राजस्थान हिस्ट्री, अच्छा अच्छा। और कंप्लीट इसलिए नहीं करते क्योंकि हर टीचर आपकी क्लास में बार बार आना चाहता है। वो सोचते कंप्लीट कर देंगे तो इनके दर्शन कैसे होंगे, दुर्लभ हो जाएंगे दर्शन। इसलिए वो कोशिश करते कि एक का टॉपिक जो छोड़ ही दे, ताकि इतने प्यारे प्यारे बच्चों से बार बार मिलने आए। हाँ, करते बात करते। चलो, अभी जो है हो गया सबका, अब तो लिख लिए। ये रहा ना टीवी तुम्हारे लिए। पड़ोसी का देख के लिख लो, अभी भी नहीं। नोट्स नोट्स निकाल के देख के लिख लो। अब इंडिया में इकेर के अनुसार, इकेर मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च। इकेर के अनुसार भारत में जो मृदाएं पाई जाती है, यूएसडीए की वर्गीकरण की, यूएसडीए की मृदाएं।
इकेर के अनुसार भारत में इकेर जो इंडिया की एग्रीकल्चर रिसर्च से संबंधित एक संस्था है, उसने यूएसडीए का जो अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है उसके हिसाब से बताया है कि इंडिया में उनमें से कुछ लिमिटेड सॉइल्स हैं। उन सॉइल्स के नाम देखिए, उन सॉइल्स के नाम है मूवी। आओ मूवी देखने चले, मूवी देखने चलते। ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने के लिए। एरिडिसोल, अल्फीसोल, अल्फीसोल, फिर है मोलिसोल, अल्टीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल और एंटीसोल। वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल। और आपको पता है कि आपके ये जो सॉइल का टॉपिक है आरएस में, ये आपके केवल इंडियन ज्योग्राफी में, आपके वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की तो आपसे सॉइल्स पूछ नहीं रहे। इसका मतलब अगर कोई सवाल बनेगा तो इनमें से बनने की ज्यादा चांसेस है। सारी 12 इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से बनने की ज्यादा चांसेस है। इनमें भी जो बहुत कॉमन है या ज्यादा पूछी जाती है वर्टिसोल है। बाकी जो है वर्टिसोल काफी ज्यादा आता है, बाकी आप दूसरे जो है वो तो हम करेंगे ही। और ये इंडिया में पाई जाने वाली मृदाएं इकेर के अनुसार, ये आप अलग से लिख लो। इकेर के अनुसार भारत में यूएसडीए की निम्नलिखित मृदाएं हैं। डीए, और इकेर का फुल फॉर्म लिख रही हूं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इकेर इन इंडिया, फॉलोइंग यूएसडीए सॉइल्स आर देयर इन इंडिया: इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर, रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च। According to ICAR in India, following USDA soils are found. In India, following USDA soils are found. MUVIE. लिख लिए नाम। अब पहले तो हम ये वाली डिस्कस कर लेंगे, मूवी वाली, और फिर जो बची कुची है जो इंटरनेशनल लेवल की इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट बता दूंगी मैं आपको। तो अब
इनमें कुछ भी नहीं है, आपने जो अभी तक किए हैं वही सॉइल से रिलेटेड हैं ये सॉइल्स। जैसे एरिडी सोल जो मृदा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये शुष्क मृदा जैसी मृदा है। बिल्कुल एरिड सॉइल में जो आपने किया है शुष्क मृदा में, वही आएगा किसमें, एरिडी सोल में। मतलब नाइट्रोजन की मात्रा सीमित, पोटैश की मात्रा सीमित, चूना और फास्फोरस ज्यादा है। तो एरिडिसोल बिल्कुल किसके जैसी है, शुष्क मृदा जैसी। तो अब जो है, आप अगर ये वाली मूवीज क्या, ये वाली मृदाएं सीक्वेंस से देख रहे हो तो इनको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये एरिडिसोल जो है ये शुष्क मृदा जैसी, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। शुष्क मृदा का क्लासिफिकेशन ऐसे कैसे आप लगा सकते हैं इसमें। और अल्टीसोल जो है ये आपके जो की थी आपने, क्या कहते हैं, लेटेराइट मृदा, उसके जैसी, लेटेराइट जैसी, लाइक लेटेराइट। और वर्टिसोल ब्लैक सॉइल के जैसी, काली मृदा। और इसके अलावा बाकी तो ये इंसेप्टिसोल जो है थोड़ा बहुत जलोढ़ मृदा से आप उसको रिलेट कर सकते हैं, बट इसको और डिटेल में भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो अब हम करते हैं, एरिडिसोल में तो कुछ भी नया नहीं है, हम नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं लिखने वाले। एरिडिसोल मृदा शुष्क मृदा जैसी होती है। ऐसे के ऐसे आप हेडिंग डालो और लिख लो, यह मृदा शुष्क मृदा जैसी होती है। फिर अल्फीसोल को डिस्कस करेंगे। एरिडिसोल लिख के और ये लिख लो, यह मृदा शुष्क मृदा जैसी होती है। दिस सॉइल इज लाइक एरिड सॉइल। एरिडिसोल का पहले आपने हिंदी में भी लिखा था, आपको पता है ना, एरिडिसोल। यह मृदा शुष्क मृदा जैसी होती है। दिस सॉइल इज लाइक एरिड सॉइल। और शुष्क मृदा में अभी अभी देखा था, वही सारी चीजें इसमें लिख देना। अब अल्फीसोल की बात करते हैं। अल्फीसोल, सबसे पहले तो अल्फीसोल की हेडिंग डाल लो, अल्फीसोल। अब देखिए, अल्फीसोल, अल्टीसोल और ऑक्सीसोल, ये तीन ऐसी सॉइल्स हैं जो लीचिंग के प्रोसेस से बनती है, निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है। कौन कौन सी, अल्फीसोल, अल्टीसोल और ऑक्सीसोल। अल्टीसोल और ऑक्सीसोल। कौन आया? अब देखो, ये जो सॉइल्स हैं, इन तीनों का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। इसमें जैसे जैसे हम अल्फीसोल से ऑक्सीसोल की तरफ जाते हैं तो निक्षालन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है। ये वाली जो सॉइल है अल्फीसोल, ये थोड़े निक्षालन से बनती है, मतलब अल्प मात्रा में निक्षालन होता है इस मृदा का, अल्प निक्षालन या स्लाइटली लीच्ड, नॉट कंप्लीटली लीच, स्लाइटली लीच सॉइल है। ये अल्टीसोल जो है ये निक्षालित मृदा है जिसका निक्षालन हो चुका है, लीच्ड सॉइल। और ये जो है ऑक्सीसोल, ये सबसे ज्यादा निक्षालित मृदा है, अत्यधिक निक्षालित मृदा। हाईली लीच्ड सॉइल। और इनमें सबसे पुरानी, इन तीनों में से सबसे पुरानी है ऑक्सीसोल। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा वो निक्षालित हो चुकी होगी, लीच्ड होगी। अब ये जो अल्टीसोल है, ये तो आपको देखने को मिलती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल रीजन्स। और दूसरी तरफ ये जो ऑक्सीसोल है, ये आपको मिलती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन।
रीजन, और ये इक्वेटोरियल रीजन में और ये जो ट्रॉपिकल रीजन में है निक्षालित मृदा, ये लेटराइट सॉइल के जैसी ही होती है। दोनों, इन दोनों ही सॉइल्स में फेरस और एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं, लेटराइट सॉइल जैसे। इसमें भी फेरस एल्युमिनियम के ऑक्साइड। भारत में इनमें से कौन सी वाली है? अल्टीसोल है। ऑक्सीसोल इंडिया में नहीं है। तो इंडिया में जो अल्टीसोल है ये किस के जैसी है? लेट लेटेराइट जैसी, लेटेराइट जैसी मृदा। दूसरी तरफ अल्फीसोल जो सॉइल है वो थोड़ा सा लीच्ड है, स्लाइटली निक्षालित है। थोड़ा सा लीच मतलब उसमें पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि सारे पदार्थ नीचे चले गए, बाकी सब में निक्षालन के दौरान सारे पदार्थ नीचे चले जाते, केवल ऊपर क्या बचता है? एल्युमिनियम और फेरस। तो अल्फीसोल का नाम ही कुछ इस तरह का है, नाम से ही पता चलता है। अल्फी, अल और फी, तो अल्फीसोल का नाम बना है एल्युमिनियम और फेरस से। तो अल्फीसोल सॉइल में भी एल्युमिनियम, फेरस के ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं सॉइल में, पर ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें इसमें है ही नहीं। जैसे इन सॉइल्स में तो दूसरी चीजें है ही नहीं, लाइम वगैरह कुछ भी नहीं है बिल्कुल, पर इस वाली में अल्फीसोल में एल्युमिनियम और फेरस के साथ साथ इस सॉइल में कैल्शियम भी है, इस सॉइल में मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम, और इसी वजह से, और फेरस तो है ही। तो इस सॉइल में केवल एल्युमिनियम और फेरस नहीं है, इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे जो मृदा को थोड़ा सा उपजाऊ और ठीक बनाने के लिए काम के होते तत्व, वो भी है इस सॉइल में। तो ये वाली जो अल्फीसोल मृदा है ये उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, और ये इसमें जो फेरस है लौह तत्व, इसकी वजह से इस मृदा का रंग होता है लाल। जो इंडिया में लाल पीली मृदा है उससे इसकी तुलना कर सकते, रेड येलो सॉइल से। और ये इंडिया में मतलब ये मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मेनली देखने को मिलती है, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पूरा नहीं लिखा, सब ट्रॉपिकल। ये अल्टीसोल और ऑक्सीसोल तो वहां होती है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, और ये अल्फीसोल वहां होती है जहां मीडियम सी रेनफॉल होती है। मतलब ये आपको नहीं, उपाद्र मतलब सब ह्यूमिड रीजन्स में देखने को मिलेगी, और थोड़े से कुछ एक अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भी मिल जाती है। तो लाल पीली मृदा कम बारिश वाले क्षेत्रों में है, मतलब ये अल्फीसोल मिट्टी थोड़ी कम बारिश वाले क्षेत्रों में, अल्टीसोल और ऑक्सीसोल बहुत ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में, हाई रेनफॉल वाले जो रीजन्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो अल्फीसोल जो है इस मृदा में मेनली ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे जो इसका डिस्क्रिप्शन लिखा, अल्फीसोल अल्प रूप से निक्षालित मृदा जिसमें एल्यूमिनियम लौह तत्व होते हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश भी है, पोटाश मैंने लिखा नहीं। उपजाऊ मृदा है, लाल रंग की होती है, और लाल पीली मृदा से हम इसकी थोड़ी सी तुलना कर सकते हैं। और इसी तरह से आप देखो कौन सी हमने की, ऑक्सीसोल और अल्टीसोल। अल्टीसोल ये अधिक निक्षालित मृदा, मतलब निक्षालित मृदा, ये है ऑक्सीसोल अत्यधिक निक्षालित मृदा। तो तीनों मृदाओं में फर्क समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गई, एक एक करके लिखते हैं इनके बारे में। ये टेबल बनाना है क्या? टेबल बनाओ तो टेबल बना लो, इसमें ज्यादा समझ में आ रहा हो तो। और बाकी जो लिखी हुई चीजें एज इट इज आपके नोट्स में भी है सेम,
नोट्स दिए ना मैंने प्रिंटेड। टेबल में तीनों तरह की निक्षालित मृदा समझ में आ रही है, आप लिखना चाहो तो तीनों तरह की लिख लो, या एक एक करके सबके बारे में लिखना चाहो तो वैसे बनाओ तो टेबल पहले लिखवा दो फिर टेबल बनाओगे, क्योंकि इन्होंने हेडिंग डाल ली कुछ लोगों ने। चलो तो लिखो, टेबल बाद में बना लेना, ये लिख लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने हेडिंग डाल रखी है। मैं दूंगी टाइम टेबल बनाने का। लिखो, अल्फीसोल के बारे में लिखिए। यह अल्प रूप से निक्षालित मृदा है। यह अल्प रूप से निक्षालित मृदा है। इट इज स्लाइटली लीच्ड सॉइल। इट इज स्लाइटली लीच्ड सॉइल। अल्प रूप से निक्षालित मृदा है। इस मृदा में एल्यूमिनियम फेरस नहीं एल्यूमिनियम लौह तत्व, इस मृदा में एल्यूमिनियम लौह तत्व तथा एल्यूमिनियम लौह तत्व तथा कैल्शियम मैग्नीशियम एवं पोटाश, कैल्शियम मैग्नीशियम एवं पोटाश पाया जाता है। पोटाश पाया जाता है। In this soil, aluminium ferrous elements, calcium, magnesium and potash are found. अतः यह मृदा उपजाऊ है। Therefore this soil is fertile. यह मृदा लाल रंग की होती है। This soil is red in color. लाल रंग की होती है। Soil is red in color. उसके बाद लिखिए, लाल रंग की होती है और क्या बाकी बचा है, यही था, हो गया सब। और ये लिख लो, क्या लिखा था, हाँ, यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उप आद्र उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपाद्र तथा आर्द्र परिस्थितियों में पाई जाती है। उपाद्र तथा आर्द्र परिस्थितियों में पाई जाती है। This soil is found in tropical and subtropical regions. In subhumid and humid conditions. अब हेडिंग डालिए अल्टीसोल। तीनों को लिख लेते हैं फिर टेबल बना लेना। अल्टीसोल, अल्टीसोल में यू से स्टार्ट होगी, अल्टीसोल है ना। अल्टीसोल में लिखिए, यह निक्षालित मृदा है। इट इज लीच्ड सॉइल। निक्षालित मृदा है। इट इज लीच्ड सॉइल। यह मृदा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। This soil is found in tropical region. उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में फेरस तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस मृदा में फेरस तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। In this soil, ferrous and aluminium oxides are found. ऑक्साइड पाए जाते हैं।
यह भारत की लेटराइट मृदा जैसी मृदा है। यह भारत की लेटराइट मृदा जैसी मृदा है। Ferrous and aluminum oxides are found in this soil. Found in this soil. This soil is like laterite soil of India. This soil is like laterite soil of India. फिर हेडिंग डाल लो ऑक्सीसोल। ऑक्सी में छोटी की मात्रा आएगी क्या स में? तो देख लो ऑक्सीसोल में छोटी की कर लेना स में। ऑक्सीसोल सही है क्या? बाकी तुम देख लो, तुम्हारी ज्यादा सही है हिंदी। ऑक्सीसोल, इसमें लिखिए यह अत्यधिक निक्षालित मृदा है। यह अत्यधिक निक्षालित मृदा है। इट इज हाईली लीच्ड सॉइल। इट इज हाईली लीच्ड सॉइल। अत्यधिक निक्षालित मृदा है जो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह अत्यधिक निक्षालित मृदा है जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। इट इज हाईली लीच्ड सॉइल which is found in equatorial region. It is highly leached soil which is found in equatorial region. Equatorial region विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में एल्यूमिनियम तथा फेरस के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस मृदा में एल्यूमिनियम तथा फेरस के ऑक्साइड पाए जाते हैं। In this soil, ferrous and aluminum oxides are found. Ferrous and aluminum oxides are found. यह अत्यधिक पुरानी मृदा होती है। यह अत्यधिक पुरानी मृदा होती है। This soil is very old. यह अत्यधिक पुरानी मृदा होती है। This soil is very old. तो अब जो है तीनों सॉइल्स आपने एक साथ समझ ली। आपको अब देख लो टेबल की जरूरत लगती है तो देख लो, बना लो, नहीं तो फोटो खींच लो। बताओ, जरूरत थोड़ी है। लिख लिया ना, अब तो फोन में फोटो खींच लो, अब ज्यादा है तो घर जाके बना लेना, फोटो खींच लो। नहीं नहीं नहीं, 10 मिनट नहीं, मुझे पता है तुम लोग आज मृदा का वर्गीकरण ये करना नहीं चाह रहे पूरा, कल फिर वनस्पतियां करनी है अपने को। खूब काम है, बहुत बहुत काम है, तुमको क्या पता। तुम लोग तो मौज है, बस आओ थोड़ा सा पढ़ लो पूरा। ये नहीं है कि कोर्स हो जाए, वीडियो दिखा दो। हाँ, ये वीडियो काम नहीं आएंगे, कोर्स कंप्लीट होगा वो काम आएगा। मोटिवेशन मेरे से मत लिया करो, किसी और से लिया करो जो तुम्हें रियल में मोटिवेट कर पाए, है ना। मेरे से तो ज्योग्राफी पढ़ लो बस, वही बहुत है। हैं? अब कौन सी सॉइल बची है हमने? एरिडीसोल कर ली, अल्फीसोल कर ली। अब सीक्वेंस से हम इंडिया वाली देख रहे हैं, मोलीसोल देख लेते पहले। मोलीसोल, मोलीसोल, मोलीसोल मृदा। चलिए अब मोलीसोल मृदा देखते हैं। मोलीसोल जो सॉइल है, डाल ली हेडिंग सबने। ये मृदा मुख्यतः, अच्छा जो जो कर ली हटा देती हूँ यहाँ से। आ मूवी में से हमने एरिडीसोल कर ली, अल्फीसोल कर ली, हमने अल्टीसोल कर ली, ठीक है। और वर्टिसोल में बस यही लिखना है, काली मृदा जैसी। अभी इसको करते हैं मोलीसोल को। ये पाई जाती है मृदा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वहां ये सॉइल पाई जाती है। ग्रासलैंड,
टेम्परेट ग्रासलैंड्स में ये सॉइल होती है और घास के मैदानों में खूब सारी घास विकसित होती है। वही घास जैव पदार्थ का काम करती है, ऑर्गेनिक मैटर का, और उसी ऑर्गेनिक मैटर से बनता है ह्यूमस। तो मोलिसोल जो सॉइल होती है इसमें ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है, ह्यूमस काफी अधिक मात्रा में होता है। और ये सॉइल जो है ये काफी उपजाऊ होती है, फर्टाइल। भारत में तो ये सॉइल बहुत कम क्षेत्रों में, भारत में केवल बुग्याल, मर्ग, प्याला, ये जो क्षेत्र है यही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, बहुत लिमिटेड एरिया है। तो इंडिया में तो कोई खास इस सॉइल का यूज कर नहीं सकते। हालांकि ये उपजाऊ है, फर्टाइल है। जो ऐसे कंट्रीज है जिनके पास बहुत बड़े बड़े टेम्परेट ग्रासलैंड वाला एरिया है, वहां इस मृदा का उपयोग होता है गेहूं की खेती के लिए, व्हीट कल्टीवेशन के लिए। जैसे प्रेरीज घास का मैदान है, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरीज का उपयोग किया जाता है गेहूं की खेती के लिए, क्योंकि प्रेरीज में जो सॉइल है वो मोलिसोल है। तो इस तरह से गेहूं की खेती के लिए ये सॉइल काम की होती है, व्हीट कल्टीवेशन के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक सॉइल है जिसको कहते हैं चरनोजम। चरनोजम नाम की मृदा जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड में ही पाई जाती है और चरनोजम का ही दूसरा नाम है, यूएसडी के अनुसार नाम है मोलिसोल, चरनोजम। तो चरनोजम इस मिट्टी का दूसरा नाम है। और आपको पता है चरनोजम जैसी सॉइल या फिर मोलिसोल जैसी सॉइल एक ही बात है, इसको ये कहो ये कहो, इस सॉइल में ह्यूमस ज्यादा होता है। ज्यादा ह्यूमस के कारण इसका रंग गहरा होता है, डार्क कलर की होती है, गहरे रंग की। और ये गहरे रंग की होती है, बिल्कुल डार्क ब्राउन और ब्लैकिश से कलर की दिखती है, मतलब बहुत ज्यादा गहरा ब्राउन होता है तो वो काले रंग जैसा ही दिखने लग जाता है। तो इतनी गहरी होती है ये सॉइल कि इसकी तुलना इंडिया की ब्लैक सॉइल से कर देते हैं। कई बार सिर्फ इसका रंग काले जैसा है या डार्क ब्राउन है, इसीलिए कई बार इंडिया की जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, उसको बोल देते हैं ट्रॉपिकल चरनोजम। जबकि इंडिया की ब्लैक सॉइल का कलर ह्यूमस की वजह से नहीं है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। फिर भी तुलना की जाती है, तो दोनों की तुलना करके और इंडिया की सॉइल को ट्रॉपिकल चरनोजम की संज्ञा दी जाती है। तो अगर कहीं आ जाए उष्ण कटिबंधीय चरनोजम कौन सी मृदा है, तो वो है भारत की काली मृदा। हालांकि नेचर में वो बिल्कुल भी चरनोजम जैसी नहीं, हमारी ब्लैक सॉइल तो नेचर में मिलती है किसकी, वर्टिसोल जैसी। पर फिर भी इंडिया की सॉइल को, ब्लैक सॉइल को ट्रॉपिकल चरनोजम सॉइल भी कहा जाता है। तो अब काली मृदा जहां लिखी थी वहां एक लाइन और लिख लो, काली मृदा में उसका एक नाम और लिख दो, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहते हैं उसको, काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा जो हमने की थी वहां नीचे कहीं जहां जगह हो वहां लिख लो, इसे उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहा जाता है, इसे उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल चरनोजम सॉइल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल चरनोजम सॉइल, उष्ण कटिबंधीय चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। अब वापस आ जाओ मोलिसोल में, मोलिसोल में ये सब लिख लेते हैं। लिखिए मोलिसोल के बारे में, यह मृदा शीतोष्ण कटिबंधीय, यह मृदा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है, यह मृदा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स